नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों। मैं आपको कक्षा 10 की एसएसटी की क्लास में पर्यावरण विषय से संबंधित कृषि नामक पाठ से आज कुछ प्रश्नों को समझाने जा रहा हूं। इसको आप विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे एवं इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो भी विषय कक्षा 10 एसएसटी की क्लास में कम कर दिए गए हैं उसको आप अपने महत्वपूर्ण रजिस्टर पर दर्ज कर लेंगे या उसको प्रिंट आउट कर लेंगे और उसी के अनुसार तैयारियाँ करेंगे, जिसमें से 70% पढ़ाया जाएगा, 30% कम कर दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो भी विषय आपको कम किए गए हैं उसको छोड़ते हुए और जो विषय रखे गए हैं उसको पढ़ाने के लिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? इस फसल के 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है और उसके राज्य कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल है। इसके 2 उत्पादक राज्य माने जाते हैं, पश्चिम बंगाल एवं असम। चावल के लिए उत्तर प्रदेश को भी बहुत अधिक माना जाता है, परंतु उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से माना जाता है कि अधिक क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ उत्पादन है। और कम क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल माना जाता है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यह चावल फसल उगाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 2 मुख्य पेय फसलों के नाम बताइए। तो आप समझिए कि भारत की जो मुख्य पेय फसल है उसका उत्तर आप समझिए, चाय एवं काफ़ी। तो जो पेय यानी तरल पदार्थ में उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो उसको घुलनशील करके हम प्रयोग में लेते हैं, तो चाय और कॉफ़ी है। अंग्रेज जब 16वीं शताब्दी में भारत आया तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले उसने यहाँ पर कई चीज़ों को जो है खोज की, जिसमें से चाय और काफ़ी प्रमुख रूप से मानी जाती है। चाय में निकोटीन नामक तत्व पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। परंतु यह है कि यह याददाश्त को काफ़ी अच्छा बनाती है, इसलिए यह ठंडे प्रदेश में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, तो भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चाय और कॉफ़ी आप समझिए तो कॉफ़ी को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु इन सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। परंतु चाय जो देखने को मिलती है वह ज़्यादातर असम में देखने को मिलती है। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन देखने को मिलता है और मसालों के लिए केरल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वार और बाजरा के 2 अग्रणी राज्यों के नाम बताइए। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है? तो आप उत्तर में समझेंगे, ज्वार के लिए महाराष्ट्र और बाजरा के लिए राजस्थान उत्पादन के दृष्टिकोण से माने जाते हैं। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान से कम आता है, क्योंकि भारत में राजस्थान सबसे अधिक मात्रा में माना जा सकता है किस दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। परंतु महाराष्ट्र क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उतना बड़ा नहीं माना जा सकता। फिर भी महाराष्ट्र में काली सोयल पाई जाती है, ब्लैक सोल, इसलिए ज्वार की मात्रा वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। और राजस्थान में ज़्यादातर पीली मिट्टी पाई जाती है और यह थोड़ा सा कठोर होती है, इसलिए यहाँ पर बाजरा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है मरुस्थलीय मृदा भी राजस्थान में बहुत अधिक देखने को मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम बताइए। भारत की ऐसी कौन सी फसलें हैं जो रेशेदार देखने को मिलते हैं? तो वे फसलें हैं कपास एवं जूट, जिससे सन मुख्य रूप से बनाया जा सकता है। यह ऐसी फसलें हैं जो बहुत अधिक मात्रा में कहा जा सकता है कि कपास के लिए कौन सी ऐसी मृदा है जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो वह है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं जूट या सन के लिए जो है वह ब्लैक सोल है, जिसमें जिसको रेगुर की मात्रा भी उसमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और ब्लैक सोल जो है इसको ब्लैक मृदा यानी गोल्डन भी कहा जा सकता है, गोल्डन मृदा भी कह सकते हैं, जो कपास के लिए बहुत अधिक प्रयोग में ली जाती है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे जो है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माना जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो बहुत अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन के लिए माना जाता है। अगर विश्व में पूछे कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा देश है, तो ब्राजील माना जाता है। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश है। और आगे इसमें समझ पाए कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र ऐसा कौन सा है जहाँ पर सबसे अधिक गन्ने के द्वारा शक्कर बनाने का कार्य होता है? तो आप समझ सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे हैं जो बहुत अधिक मात्रा में
या इंडस्ट्रियल क्षेत्र देखने को मिलता है, जिससे शक्कर या चीनी बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों की वाणिज्यिक फसल का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है चावल। चावल यहाँ की वाणिज्यिक यानी व्यवसायिक क्रिया में ली जाने वाली फसल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। तो रोपण फसल कौन सी है? चाय, काफी, रबड़, गन्ना तथा केला। इसको रोपाई के रूप में, बागवानी के रूप में प्रयोग किया जाता है और इससे व्यवसायिक क्रिया भी की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ कृषि का नाम बताइए। तो आप समझ पाएंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि है जिसको मुख्य रूप से माना जाता है अंतरापृष्ठ कृषि। अगला प्रश्न है, भारत की 3 शस्य ऋतुओं के नाम बताइए। तो रबी, खरीफ तथा जायद फसल हैं जो मुख्य रूप से 7 ऋतुओं में प्राप्त की जाती हैं। ये ऐसी फसल हैं जो इस तरीके से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कर्तन दाहन प्रणाली की कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो आप समझें कि लदांग कहा जाता है, लदांग। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो खरीफ की फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, कपास आदि। ये आपका खरीफ फसल माना जाता है। अगला है, भारत में गेहूं की फसल उत्पादित करने वाली 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ये प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अत्यंत उत्पादन वाले क्षेत्र जाने जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें किस कारण उगाई जाती हैं? तो उत्तर है, भारत में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य और अखाद्य का अर्थ यही निकल के आता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन क्षमता बहुत अधिक देखने को मिलती है उसको हम उर्वरक क्षेत्र मानते हैं, और जहाँ पर उत्पादन क्षमता कम देखने को मिलती है उसको अखाद्य अर्थात अनुपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र मानते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, जायद फसलें क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है, भारत में रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। यह ऐसी फसल है जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन्हीं 4 तिलहन फसलों के नाम लिखिए। तो उत्तर है मुख्य रूप से सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन। ये ऐसी फसल हैं जिसको मुख्य रूप से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में बाजार उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान है जो बाजार उत्पादक मुख्य रूप से माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पैदा की जाने वाली शुष्क प्रदेश की फसल का नाम कौन सा है? तो आप बताएंगे रागी फसल है जो बहुत ही मात्रा में शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है? आवर्तन यानी गैप करके बोया जा सकता है बीच बीच में। तो आप समझेंगे कि वह मुख्य रूप से है दालों की फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जा सकता है। उसके बाद यानी जब उस प्रयोग में हम कर लेंगे तो किसी फसल का प्रयोग हम कर लेंगे तो उसके बाद हम दूसरी फसल के प्रयोग में दाल को प्रयोग में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किस प्रकार की जाती है? तो उत्तर है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि को छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों तथा समुदाय के श्रम की सहायता से की जा सकती है। इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है, असम, मेघालय और नागालैंड। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर झूम कृषि की जाती है। और झूम कृषि की बात करें हम तो झूम कृषि वह कृषि होती है जो एक ही स्थान पर ऐसा स्थान जो थोड़ा सा घना क्षेत्र हो वहाँ पर की जाती हो, परंतु हमेशा के लिए न की जाती हो, अनेक स्थानों पर बदल बदल की जाती हो। और कुछ समय के लिए वहाँ पर पेड़ों को नष्ट करके और वहाँ पर उपजाऊ भूमि बनाकर कृषि की जाती हो। उसके उपरांत कुछ समय के लिए उसको वहाँ से बदल कर किसी दूसरे स्थान पर किया जाए तो उसको हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि किसी ऐसे स्थान पर जब हम कृषि को परिवर्तित रूप में करते रहते हैं तो उसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्य कृषि के मुख्य लक्षण बताइए। तो उत्तर है, वाणिज्य
अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना ही वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। यानी उसके प्रमुख लक्षण आ जाते हैं कि ऐसे कृषि जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके उसकी पैदावार बढ़ा दी जाती है, उर्वरक क्षमता को और अधिक मात्रा में ले जाया जाता है, तो उसे हम वाणिज्यिक कृषि के रूप में देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रोपण कृषि की विशेषता बताइए। तो उत्तर है मुख्य रूप से रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, जिसको हम रोपण कृषि कहते हैं, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम की सहायता की गई हो, लगाई गई हो, तो उसको हम रोपण कृषि के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, रबी की किन्हीं 4 फसलों के नाम बताइए। उत्तर है गेहूं, जौ, चना तथा मटर। ये रबी की फसल मानी जाती है। तो इसको आप समझ पाएंगे कि यह रबी की फसल जो शुरुआत होती है वह अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ होकर जनवरी फरवरी मार्च तक की जा सकती है, तो इसको हम रबी की फसल कहते हैं। इसके पहले खरीफ की फसल होती है, जिसमें जो है चावल का प्रयोग किया जाता है। चावल यानी धान का उपयोग होता है, उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, जो कि प्रमुख रूप से बरसात के यानी वर्षा के महीने में जून जुलाई के महीने प्रारंभ होकर अक्टूबर तक जाती है, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। और जायद फसल वह फसल होती है जो यह खरीफ और रबी के फसल के पहले गर्मियों के सीजन में प्रारंभ की जाती है, जिसमें खरबूजा, तरबूज, दालें और मूंग की दाल और उड़द की दाल आदि प्रयोग होता है, उसको हम कह सकते हैं जायद की फसलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है। तो उत्तर है यह एक वर्षीय पौधा होता है, या इसको एक वर्षीय कृषि भी कह सकते हैं, जो गन्ने की फसल के प्रमुख माने जाते हैं। इसमें अरहर का और गन्ने का एक प्रमुख रूप माना जाता है, जिसको हम एक वर्षीय रूप में देखते हैं, एक वर्षीय जो है रोपाई के रूप में देखते हैं, वह एक ऐसी फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट से कौन सी जूट से कौन कुशी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जूट से कौन कुशी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं या बनाई जाती हैं। तो उत्तर है जूट का प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार से आप प्रमुख रूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझे होंगे, जो कि कृषि से संबंधित था। इसमें से कुछ और भी प्रश्न मैं आपको आगे के वीडियो क्लिप में समझाऊंगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और ध्यान रखें कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जो कि परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को आप समझ पा रहे हैं। तो तब तक आप इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मातृभूमि।